शाम में निस्फ सदी पर मुश्तमिल असद ख़ानदान के इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क में दाखिल होते ही सदर बशारुल असद फरार हो गए हैं, लेकिन हम्स के करीब पहुंचते ही उनका तैयारा रडार से गायब हो गया है, जिसके बाद आलमी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। असद ख़ानदान और शामी अवाम दोनों के लिए ये 54 साल पर मुश्तमिल दौर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। अवाम ने अपने हक़ के लिए कई बार बगावत की कोशिश की और असद ख़ानदान हर बार इसको कुचलने में कामयाब रहा। बरतानवी नशरियाती इदारे द गार्जियन के मुताबिक बशारुल असद के वालिद हाफिज़ अल असद ने सन 1982 में हमा शहर में 20,000 शहरियों का कत्लेआम किया। चुन चुन कर अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। बशार भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। 2011 में अरब बहार के दौरान जब शाम में अवाम सड़कों पर निकले तो बशारुल असद ने वही किया जो उनके वालिद ने हमा में किया था, अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया। इस दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक इस दौरान लाखों अफराद को कैद किया गया। बग़ैर किसी तफरीक के शहरी आबादी पर बम मारे गए, केमिकल हथियार तक इस्तेमाल किए गए। असद के इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए रूस और ईरान ने हर तरह की मदद फराहम की। अपोजिशन फोर्सेस को तुर्की और दीगर ममालिक की मदद हासिल रही। अपोजिशन रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने तमाम कैदियों के लिए आम माफ़ी और किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई न करने का ऐलान किया है। शामी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम जिसको भी चुनेंगे इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाएगा। बशारुल असद के इत्तेहादी रूस के मुताबिक बशारुल असद ने फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के बाद सदारत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया है और इंतज़ामिया को हिदायत दी हैं कि वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाएं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि तेहरान शाम के इत्तेहाद और कौमी आज़ादी की कदर करता है और फ़ौजी तनाज़े का जल्द अज जल्द ख़ात्मा, दहशतगर्द कार्रवाइयों की रोकथाम और माशरे की तमाम इकाइयों पर मुश्तमिल कौमी मुज़ाकरात का मुतालबा करता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि बशारुल असद मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए हैं। उनके महाफ़िज़ रशिया और उसके सदर व्लादिमीर पुतिन उनकी मज़ीद हिफाजत में दिलचस्पी नहीं रखते। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इस सूरत हाल पर कहना है कि ये एक रात में नहीं हुआ, बल्कि सारा का सारा मामला 13 साल तक जारी था। अपोजिशन ग्रुप्स को इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए और मौजूदा सूरत हाल से दहशतगर्द ग्रुप्स फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे जमील साहब, एक्सपर्ट हैं, मलिहा लोधी साहिबा, और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, इस वक्त जो सारे के सारे मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि कुछ कन्फर्म आ रही हैं, कुछ इत्तलात अभी नहीं आ रही हैं कि आया वाकई तैयारा जो रडार से गायब हुआ था वो हादसे का शिकार हो गया है या बाकायदा तौर पर रडार को बंद किया गया है, उनकी जो करंट लोकेशन है या पोजीशन है उसको छुपाने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्या बैकग्राउंड नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, ये तो क्या सारा ही है, लेकिन ये है कि ज़्यादा इसका एहतमाल इसी बात का है कि रडार को किसी तरीके से जैम या बंद किया गया हो ताकि उनके सम्त का पता ना हो कि किस सम्त में जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सम्त का पता हो कि किस तरह सम्त में जा रहे हैं तो उन्हें खदशा और खतरा हो सकता था। तो लिहाजा ये बात तो एक है, लेकिन इससे हटकर बात जो आपने अपने इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ों का बयान फरमाया है उसमें ज़ाहिर है ये 54 बरस पर मुहीत एक बहुत तवील अरसा है जो एलावाइट कुंबे ने इस पर अपने सीरिया पर एक रूल किया है और उससे माशरे में काफ़ी दरारें पड़ गई थी, क्योंकि एक माइनॉरिटी का और एक तसल्लुत था और जिसमें कि जुल्म और तादी और सारी बर्बरियत जो आप बयान कर चुकी हैं हुआ है, जिसमें 5 लाख अफराद पिछले 13 साल में उनको लुक़मा अजल बना दिया गया और उससे आधी आबादी 25 मिलियन की तो टोटल आबादी है वहाँ, और 25 मिलियन में से तकरीबन 12 मिलियन घर से बेघर हो गए, IDPs हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, में कुछ लेबनान में, कुछ तुर्की में और बाकी जॉर्डन में, हर जगह दर हो गए। वापस देखें जॉब जो वापस आना शुरू हो गए। ये तो इसका एक पहलू है जो कि ठीक है, लोग उसमें खुशियां और शादियाने मजा रहे हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसके असल बेनिफिशरी अब कौन होगा। कहा जा सकता है कि अवाम, अगर शायद जमहूरियत
आने के ज्यादा चांसेस हैं, और एक सुन्नी ग्रुप अब आ जाएगा बिल्कुल सामने, ये साफ जाहिर है, क्योंकि जो रेबल ग्रुप्स है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज अपोजिशन हैं, का किरदार बड़ा मुनफरिद रहा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इक़्तिदार को संभाला नहीं है, बल्कि उन्होंने जमहूरियत के लिए ही कहा है कि अवाम जिसको चुनेंगे, जिसका फैसला करेंगे, उसी के पास इक़्तिदार होगा। ये भी बड़ी मुनफरिद बात है अपोजिशन की तरफ से। ये दुरुस्त बात है, लेकिन अपोजिशन को ये भी पता है कि उनके चीदा और कलीदी जो उनके लीडरान हैं, वो इस वक्त उन पर सैंक्शन है, उस पर पाबंदियां हैं, और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा चुका है उनमें से काफियों को, ये भी उनको इल्म है। लेकिन बहरहाल क्योंकि एक ये तमाम ग्रुपों पर मुहित एक ग्रुप बनाया गया जिसने कि वो जो जुल्म तादी थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन इसका असल बेनिफिशियरी इजराइल है। साथ ही मौजूद रही सर, आप भी और मलिहा साहिबा भी इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मलिहा साहिबा साबिक सफ़ीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिहा साहिबा आपका भी। मैडम, ये सीरिया में 14 साल से मौजूद जो हुकूमत थी उसकी तब्दीली की कोशिशें तो जारी थी, लेकिन आज जो हुआ है, अब आज से अगर आप 10 रोज़ पहले चले जाएं तो ऐसा तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक यकायक कोई तब्दीली आएगी। तो ये क्या हुआ है? क्या जो फौजी क़यादत है या जो फौज है वो पत्तों की तरह बिखरी है, या कोई और मामला हुआ है? हुआ क्या है? देखिए, इसकी बहुत वजूहात है। पहले तो ये कि बशर अल असद की जो हुकूमत है वो पहले से काफी कमजोर होती जा रही थी, और फिर ये भी आप सामने रखें बात कि अगर 50 साल से ज्यादा एक ही खानदान एक मुल्क पर हुकूमत करे तो वो मकबूल तो नहीं रहता। मगर इसकी बुनियादी वजह और भी है। एक वजह तो इसकी ये भी है कि जो असद के हिमायती ग्रुप्स और ममालिक थे वो बिल्कुल उनके रेस्क्यू पे नहीं आए, उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आए। मिसाल के तौर पे रूस, ईरान, हिजबुल्ला, इन सब की तरफ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि एलर्जी हो गई। उन्होंने नहीं समझा कि वो असद को बचा सकते हैं या वो बचाना नहीं चाहते। हिजबुल्ला तो वैसे ही इजराइल की जंग की वजह से कमजोर हो चुका था, लेकिन ईरान की ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन थी कि अब हम इसको बचाने के लिए अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आया मलिहा साहिबा, या ये अलहदगी की रीज़न क्या थी बिहाइंड? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो अभी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसमें सीरिया साथ मौजूद नहीं था, साथ नहीं दिया ईरान का, ये नाराज़गी की वजह बनी और उसके बाद फिर हालात यहाँ तक पहुँचे। ऐसा ही है? जी, आपने दुरुस्त एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया। एक तो उनकी कैलकुलेशन ये थी कि सीरिया ने वो पोजीशन नहीं ली, असद ने वो पोजीशन नहीं ली गाजा की जंग में जो कि उनकी तवक्को थी। उसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि उनका फोकस अब इस पे है कि किसी तरह से ईरान पे सैंक्शन खत्म करवाए जाएं मगरिब की तरफ से, और जो जौहरी डील थी उनकी अमेरिका के साथ, वो किसी तरह से जब सदर बनेंगे ट्रंप अगले महीने, वो किसी तरह से रिवाइव किए जाए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान की जो कैलकुलेशंस हैं या मफाद या इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी महीनों से वहाँ पर मेरा ख्याल है मशवरा हो रहा था सीनियर ऑफिशियल्स के दरमियान, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि उनकी कैलकुलेशन चेंज हो रही थी। और फिर एक सूरत हाल ये भी पैदा हुई ना कि जो ग्राउंड सिचुएशन थी, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी? मलिहा साहिबा, यहाँ पर बशारुल असद की हुकूमत गिर जाने से मैडम क्या ईरान को कोई बेनिफिट हो सकता है इससे? नहीं, बेनिफिट तो नहीं होता, उनके लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है ये, बिकॉज उसके जाने से जो ईरान का इन्फ्लुएंस था मशरिक़ वस्ता में वो बहुत हद तक कम होगा, इसलिए भी कि सीरिया के जरिए ही वो हिजबुल्ला को असला भेजते थे। तो इसका असर फलस्तीन पे भी पड़ेगा और गाजा पे भी पड़ेगा। लेकिन जाहिर है ये एक सेटबैक है ईरान के लिए, ये एक सेटबैक है रूस के लिए, हिजबुल्ला के लिए, और जिसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं वो भी इसके बाद पहले से कमजोर हो गई। जी जी जी। अब जमील साहब, जैसे कि हम बात पहले भी कर रहे थे कि जिस तरह का ऑपोजिशन का किरदार रहा और जिस तरह से अबू मोहम्मद अल जोलानी के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो पाएगी, जमहूरियत का चेहरा हम सीरिया में देख सकेंगे?
जितनी फॉल्ट लाइंस हैं सीरिया में, उसको देखते हुए महसूस होता है कि जिस अंदाज में इस वक्त हम सोच रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हो जाएगा, लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त आने वाली हुकूमत मुतवक्का है, उससे महसूस ये होता है कि वो इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं होगी। और जैसा कि मलिया साहिबा फरमा रही थी कि अब जो इजराइल की सरजमीन है, जो कि एक कंड्यूट के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी ईरान से लेके लेबनान तक, वो कंड्यूट यानी वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिससे कि लॉजिस्टिक्स और वेपन और आर्म्स एम्युनिशन की सप्लाई हुआ करती थी, वो खत्म। लेकिन हम जब जिक्र कर रहे हैं कि ईरान साथ नहीं दे सका और रशिया साथ नहीं दे सका, हमें इस चीज पर भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि किस तरह बतदरीज और किस चालाकी के साथ इजराइल ने यके बाद दीगरे कमजोर किया उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को, जो कि हमास से शुरू होके हिजबुल्लाह को बिल्कुल कमर तोड़ दी काफी हद तक। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो है वो इस तरह तो नहीं दम तोड़ती है अपनी, बहरहाल अभी बड़ी कमजोर हो गई। और इसी तरह इराकी मलेशिया, देखिए हम कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया। रशियन 1400 सॉर्टीज हर महीने इस्तेमाल करते थे रेबल फोर्सेस यानी अपोजिशन फाइटर्स के खिलाफ। वो क्यों करते थे कि ग्राउंड पर उनके साथ हिजबुल्लाह, ईरानियन की सपोर्ट और जो फाइटर्स थे इराकी इसके मलेशिया के, वो जमीनी तौर पर रेजिस्ट देते थे, तो बाई एयर सपोर्ट से दोनों का ये काम बेहतर हो जाता था। याद रहे कि सिर्फ अगर बाई एयर सपोर्ट हो और जमीनी सपोर्ट ना हो तो कहीं ना कहीं से आने वाली फोर्सेस वो काबिज हो जाती हैं। और यही कुछ हुआ कि पहले कमजोर किया गया और उसके बाद फिर कब्जा किया गया उस पर। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान के लिए वाकई में बड़ा सेटबैक हुआ है। और अब मुझे जो नजर आता है कि जिस लिहाज से इन्फ्लुएंस इजराइल का भी बढ़ जाएगा इस पूरे खित्ते में, यानी कि कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं होगा, तो अगली बारी ईरान की बारी नजर आती है। मलिया साहिबा, ठीक, मलिया साहिबा ये फरमाइएगा, जैसे कि आपने कहा कि 14 साल अगर एक इक़्तिदार तवील चल रहा हो तो पॉपुलैरिटी इस तरह से नहीं रहती। फिर दूसरी तरफ हम किरदार भी देखते हैं, बशारुल असद का किरदार, उनके ऊपर 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल करने के हवाले से इल्ज़ाम लगता है, केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगता है। उनके वालिद के ऊपर भी इसी तरह से तकरीबन 40,000 मुखालिफिन को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम है। इनके किरदार को किस तरह से देखती हैं आप? दरअसल ये तो अब माजी की बातें हैं और ये तो हकीकतें सबको मालूम है। हमें तो देखना चाहिए कि इसके अब असरात क्या होंगे मशरिक़ वस्ता पे। और उस पर तो मैं यही कहूँगी कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये एक साइज़मिक जियोपॉलिटिकल इवेंट था। ये आप कह सकती हैं कि एक तरह से ये एक सियासी ज़लज़ला था जो कि सीरिया में आया और पूरे मशरिक़ वस्ता पे इसके असरात होंगे। इससे मिडल ईस्ट का नक्शा, सियासी नक्शा, और जो मिडल ईस्ट में बैलेंस ऑफ पावर है, जिसको फौजी या सियासी कुव्वत का तवाज़ुन कहते हैं, उसमें भी तब्दीली आएगी। इसलिए कि इससे ईरान और एक्सेस रेजिस्टेंस कमजोर होगी। और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है, जैसे आप पहले भी सवाल पूछ रही थी, कि इससे आया सीरिया के अंदर अमन कायम हो सकेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर कायम हो सकेगा। ये सवाल जो है ये बहुत अहम है, जिनके जवाब अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल।